इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। अब इसे लागू करना है तो कानून लाना पड़ेगा, संशोधन करने पड़ेंगे कुछ। तो उसके लिए कोई प्रस्ताव आएगा राज्यसभा लोकसभा में, उसे आप लोग क्या कहते हैं, बिल, विधेयक कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा में चर्चा होगी, वहां से जब पास होगा और राष्ट्रपति की सहमति मिलेगी, वो कानून बन जाएगा आपका। तो 129वां विधेयक की बात हो रही है। तो इसके बारे में सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि विधेयक की मुख्य विशेषताएं आखिर क्या हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। और भारत में चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। और एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट क्या कहती, उसे भी देखेंगे। और एक साथ चुनाव कराए जाने से संबंधित चुनौतियां क्या क्या बनी हुई हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। और एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जा सकती है, उस रणनीति की भी हम लोग बात करेंगे। और देखिए, कहा जा रहा है कि एक बार अगर 5 साल में चुनाव हो जाए ना, तो 5 साल के लिए फुर्सत हो जाएंगे। अभी आप देखते हैं कहीं ना कहीं साल में राज्य में किसी ना किसी चुनाव बने रहते हैं और आचार संहिता लगी रहती है। ठीक है, तो ये भी जान लेते हैं हम लोग। और देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार एक साथ चुनाव हो रहे होंगे। आपको मालूम है कि 1952 से 1967 तक हमारे देश में एक साथ चुनाव कराए जाते थे। लेकिन 1967 के बाद 68-69 में कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई थी। और फिर आप देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव भी समय से पहले करवा दिए गए थे। तो वो क्रम था ना, जो वो खत्म हो गया था, वो अनियमित हो गया था एक तरह से। तो विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को संरेखित करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर संविधान में अनुच्छेद 82A 1 से 6 को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? अनुच्छेद 82 1 से 6 में देखिए आप लोग, अनुच्छेद 82A 1 में इसमें कहा क्या गया, राष्ट्रपति द्वारा आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि में प्रस्तावित परिवर्तनों को लागू करने के लिए समय सीमा का प्रावधान किया गया, और जिसे नियत तिथि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। फिर अनुच्छेद जो धारा 82(2), अनुच्छेद 82(2) क्या कहेगा? ये कहा गया कि नियत तिथि के बाद और लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल समाप्त होने से पहले निर्वाचित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 82(a)(3) में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराएगा। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 82(a)(1) क्या, अनुच्छेद 82(a)(4) क्या कह रहा है? एक साथ चुनाव को लोकसभा और सभी विधानसभाओं के एक साथ गठन के लिए आयोजित आम चुनाव के रूप में परिभाषित करता है। अनुच्छेद 82(a)(5) क्या कहता है? ये कहता है कि भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के साथ किसी विशेष विधानसभा चुनाव न कराने का विकल्प प्रदान करना है। भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को किसी विधानसभा के लिए बाद में चुनाव कराने की अनुमति देने हेतु आदेश जारी करने की सलाह दे सकता है। अनुच्छेद 82(a)(6) क्या कहता है? ये कहता है कि यदि किसी विधानसभा का चुनाव स्थगित कर दिया जाता है तो उस विधानसभा का पूर्ण कार्यकाल भी आम चुनाव में निर्वाचित लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन की बात हो रही है। तो विधेयक के अनुसार यदि लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाती है तो अगली लोकसभा केवल शेष अवधि तक ही कार्य करेगी, और जिसे विघटन की तिथि और पहली तिथि बैठक की तिथि से 5 वर्ष के बीच की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। और इसका अर्थ यह है कि सदन के पूर्ण कार्यकाल तक चलने के बाद भी जो विधेयक अभी भी लंबित है और उनकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी। राज्य विधानसभा के लिए अनुच्छेद 172 में संशोधन प्रस्तावित किया गया, और जो राज्य विधानसभाओं की अवधि को नियंत्रित करता है। यदि किसी राज्य विधानसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर दिया जाता तो पिछली विधानसभा के शेष कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएंगे। अनुच्छेद 372 में संशोधन की बात हो रही है। इसमें क्या संशोधन की बात हो रही है? विधेयक में अनुच्छेद 372 में संशोधन का प्रस्तावित है, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद एक चुनाव कराने को शामिल किया गया, और जिससे राज्य विधानसभा चुनाव पर संसद की शक्ति का विस्तार होता है। और इस विधेयक में स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं के चुनाव को शामिल नहीं किया गया। जो आपके राज्यों में स्थानीय चुनाव होते हैं, नगर पालिका और नगर निगम, स्थानीय सरपंच के होते हैं, जिला पंचायत, जिला सदस्य की, उसी की बात हो रही है।
केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024, इसमें क्या क्या है? विधेयक का उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1962 की धारा 5, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991 की धारा 5, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 17 में संशोधन करना है, ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सके। अब बात आती है कि भारत में चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो अनुच्छेद आप लोग 15 को पढ़िए, क्या, माफ करिए, भाग 15 को अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक को पढ़िए। यह चुनाव और उनसे संबंधित मामलों के लिए आयोग की स्थापना के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 324 कहता है कि यह निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 325 क्या कहता है? इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सभी चुनाव के लिए एकल निर्वाचन नामावली की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 326 यह निर्दिष्ट करता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित हों। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल के संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये आप लोग बताइए। अनुच्छेद 82 और 170 ये निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अनिवार्य किए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 172 क्या कहता है? इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। अब एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट क्या है, ये भी आप लोग देख लीजिए। समिति का गठन और उद्देश्य। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2019 में किया गया था। समिति को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने जाने की व्यवहारिकता की जांच करने का कार्य सौंपा गया था। एक साथ चुनाव कराने जाने का उचित, तो समिति ने स्पष्ट किया कि बार बार चुनाव कराने जाने से अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है, और जबकि एक साथ चुनाव कराए जाने से स्थिर शासन सुनिश्चित होगा और व्यवधान कम होगी। और इसके अतिरिक्त एक साथ चुनाव कराए जाने से लागत में कमी आने और मतदाता की सहभागिता बढ़ने की उम्मीद है। निर्वाचक नामावली प्रबंधन। तो निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए समिति ने राज्य निर्वाचन आयोगों के परामर्श से भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार एकल निर्वाचक नामावली के अंगीकरण का सुझाव दिया। इससे दोहराव कम होगा और निर्वाचन के प्रबंधन में शामिल विभिन्न एजेंसियों की कार्यकुशलता में सुधार होगा। रसद व्यवस्था। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि ईसीआई और एसईसी दोनों को एक साथ होने वाले चुनाव के दौरान सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रसद व्यवस्था करने हेतु विस्तृत आयोजन और उसके आकलन करना चाहिए। एक साथ चुनाव कराए जाने से संबंधित चुनौतियां क्या हो सकती हैं, समस्याएं, उन्हें भी देख लीजिए। बुनियादी ढांचे का विकास। एक साथ चुनाव कराए जाने की जटिलताओं से निपटने के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम, वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट रोल का प्रभावी परिनियोजन और प्रबंधन शामिल है। 2024 के आम चुनाव में समग्र देश के 1.05 मिलियन मतदान कितना 1.05 मिलियन मतदान केंद्रों पर लगभग 1.7 मिलियन नियंत्रण एकक और 1.8 मिलियन वीवीपीएटी प्रणालियों का परिनियोजन किया गया था। विधिक चुनौतियां। किसी भी संशोधन और एक साथ चुनाव क्रियान्वित करने के प्रक्रिया को विधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक जांच की आवश्यकता हो सकती है। क्षेत्रीय असमानताएं। कुछ राजनीतिक दलों का मत है कि एक साथ चुनाव कराए जाने से राष्ट्रीय अभियान के दौरान क्षेत्रीय हितों और मुद्दों की उपेक्षा हो सकती है। विविध प्रतिनिधित्व बनाए रखने हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय हितों से प्रभावित न हो। प्रशासनिक चुनौतियां। तो विभिन्न राज्यों में एक साथ चुनाव आयोजित करने से अनेक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, जिनमें मतदाता सूचियों का प्रबंधन, सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। नागरिकों को नए निर्वाचन प्रक्रिया और उनके निहितार्थ के बारे में जानकारी देने के लिए एक व्यापक मतदाता शिक्षा अभियान की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जा सकती है? विधिक स्पष्टता। तो आप देखिए, एक साथ चुनाव कराने के लिए स्पष्ट निर्देश स्थापित करना, मतदाता पंजीकरण के लिए कार्यक्रम और प्रक्रियाएं, आप देखते हैं कि प्रक्रियाओं का विवरण देना। सरकार के सभी स्तरों पर चुनाव के समन्वय को सुगम बनाने के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधनों को सुनिश्चित किए जाने की चाहिए। चुनावी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। कोविंद समिति की सिफारिश के अनुसार एक ऐसी एकीकृत मतदाता सूची प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जो सरकार के तीनों स्तरों, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए उपयोगी हो, ताकि दोहराव और त्रुटियों को कम किया जा सके। मतदाता सत्यापन और परिणामों के समीकरण समेत चुनावी प्रक्रियाओं के
कुशल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। चुनाव आयोग की सिफारिशें हैं। 2016 में मतदाता पंजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित चुनावी प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए परिवर्तनों का सुझाव दिया गया था। जन जागरूकता अभियान, मतदाताओं को एक साथ चुनाव कराने के लाभों और उनके मतदान अनुभव पर इसके प्रभाव के बारे में सूचित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू करना और प्रस्तावित परिवर्तनों पर सूचना प्रसारित करने और जनता से फीडबैक एकत्रित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों तथा सामुदायिक संगठनों को शामिल करना। क्षमता निर्माण, तो सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक साथ चुनाव से जुड़ी नवीन प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं पर चुनाव अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना। चलिए, आप लोगों के कोई सवाल हैं, सुझाव है तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है आप लोगों से, इसका जवाब आप लोगों को नीचे देना है। लोकसभा और विधानसभा के उम्मीदवार के लिए कितनी उम्र रखी गई है? राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए कितनी उम्र रखी गई है? ये नीचे इसका जवाब आप लोग नीचे दीजिए। धन्यवाद।